तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो शारीरिक शिक्षा। इसका एक बच्चों इम्पॉर्टेंट हम लोग पेपर देखने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग आपको इम्पॉर्टेंट पेपर कह लीजिए, सैंपल पेपर कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, वो देने का प्रयास करते हैं आपका जो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कल आपका टर्म 2 का एग्जाम है। तो कल यानी कि कल कितनी तारीख है, कल 2 जून है आपका, 2 जून 2022। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला फिजिकल एजुकेशन का पेपर। इस वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाइएगा। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कल का पेपर है ये। ठीक है, कल का पेपर है ये। अब बोलेंगे सर कल का पेपर क्यों है ये, तो कल का पेपर इसीलिए है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, इसी पैटर्न में आएगा आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर टर्म 2 का, और इसी हिसाब से आपको करना है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आपको पता होगा कि हम लोग जो ये सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में हमने 3 पेपर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपने उन 3 पेपर्स को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ये चौथे पेपर का दे रहा हूँ, चौथा सैंपल पेपर है हमारा, 4th पेपर। तो इसका वीडियो जो है ये कंप्लीट देख लीजिए। देन इसके बाद आप ये 3 पेपर्स को भी जरूर देख करके जाइएगा। ये जो 3 आपको मैंने पेपर प्रोवाइड करवा रखे हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही खोलेंगे तो वहां पर शो हो जाएगा, मतलब अलग से ही। और उसके बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे जो वीडियोस वाला सेक्शन होता है, ठीक है, वहां पर भी जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मदद करेगा। और आपको पता होना चाहिए जो जियोग्राफी में मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे उनमें से 99% जो पेपर आया था हमारे द्वारा दिए गए पेपर में से ही आया था। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जितना भी पेपर मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन का दिया है, इंक्लूडेड ये वाला पेपर, और इसके बाद एक और पेपर आएगा 5वां पेपर वो वाला, तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आने की संभावना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन छप करके आएगा आपके पेपर में, ये लिख करके ले लीजिएगा। अभी मैं ये बात बोल रहा हूं और कल जब आपका पेपर आपके सामने होगा तब मेरी बातों को याद कीजिएगा आप। ठीक है, और इसी बात पे बच्चों हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज्यादा आप वीडियो पे लाइक रखते हैं ना, उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो पे भी अपना प्यार बरसाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आपका लाइक होगा मैं आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियोस को लाया करूंगा। तो लाइक में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा बच्चों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली ये देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिजिकल एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 048। ठीक है, 048 जिसको आप कह सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं शारीरिक शिक्षा। इसका जो पेपर होगा आपका, ये 2 घंटे का पेपर होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। और 35 मार्क्स का ये पेपर आएगा, 35 नंबर का आपका पेपर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं पेपर की बात करूं तो जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इसी तरह से आएगा आपका। यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई रहेगी, यहाँ पर सेट लिखा हुआ रहेगा बच्चों। आपको पता होना चाहिए जो आपको सेट मिलेगा, ये सेट 1 से लेके सेट 4 तक में से कोई सा भी सेट आपको मिल सकता है। सेट 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा या 4 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बोर्ड में पेपर आते हैं ये 4 सेट में ही पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो 3 पेपर मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, यानी कि 3 सेट मैंने, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ऑलरेडी करवा रखा है। आज का ये जो वीडियो करवा रहा हूं ये सेट 4 के ऊपर करवा रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आपका पेपर आएगा बच्चों, उसका ये एक यूनिक क्वेश्चन पेपर का कोड होता है, प्रश्न पत्र का कोड होता है, जो कि इस तरह से लिखा हुआ रहता है। रोल नंबर वगैरह के लिए इस तरह से चीजें दी हुई रहती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नोट करके कई सारी बातें लिखी हुई है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण ये है कि जो आपका फिजिकल का पेपर आएगा इसके अंदर टोटल आपसे 18 प्रश्न यानी कि 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिकल के पेपर के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के पेपर के अंदर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सामान्य निर्देश की। और सामान्य निर्देश को बच्चे शॉर्ट में हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, सामान्य निर्देश के अंदर यही बताया गया है आपका कि जो ये पूरा पेपर है ये आपका 3 सेक्शंस के अंदर, अर्थात सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन के अंदर बटा हुआ होगा। ठीक है, साथ ही साथ बताया गया है कि जो आपका सेक्शन ए होगा उसके अंदर टोटल आपसे 9 प्रश्न यानी कि 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 7 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 9 में से 7 क्वेश्चंस करने हैं। और ये जो सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उनका जो आंसर लिखना है आपको, ये 30 से लेकर के 50 शब्द के अंदर, 30 to 50 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपसे टोटल 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चंस को, 3 प्रश्नों को हल करना है। और ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे ये 3-3 नंबर वाले होंगे, यानी कि सेक्शन बी के अंदर जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है ये 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए, यानी कि 80 to 100 वर्ड के अंदर आपका ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बात करूं अगर मैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में देखिए बताया गया है कि इसमें टोटल आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही करना है। और सेक्शन सी के अंदर आपसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, बोले तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। और इनका जो आपको आंसर लिखना है अपनी आंसर शीट के अंदर, वो लिखना है बच्चों 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से 150 शब्दों के अंदर लिखना है इनका आंसर बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आगे चलूं, यही चीज अगर मैं आपका इंग्लिश मीडियम में दिखाऊं, तो इसको बच्चों इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूं बच्चों, एक नहीं 2 चीजें ऐड करूंगा। 2 चीजें ये ऐड करनी है कि पहली नंबर बात, तो इस वीडियो को हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी देख सकता है, प्लस में इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी देख सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हिंदी में होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं बात करूं कि जब मैंने अपने टाइम पे 12th किया था, 2019 में मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे मेरे पास फिजिकल एजुकेशन नहीं था, उसकी जगह मेरे पास टूरिज्म था और साथ ही साथ जियोग्राफी वगैरह था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पेपर करवा रहा हूं। इस पेपर को करवाने में जितना आज तक का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं पेपर करवाऊंगा और अपनी तरफ से 100% दूंगा बच्चों, जितना मुझे आता है मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर हमसे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में आप खंड अ भी बोलते हैं। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, कि जीवन शैली से संबंधित विकार क्या है, ठीक है ना, यानी कि व्हाट आर द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो आप पूरा ही जिंदगी जीते हैं। एक आदमी कितना जीता है, मान लीजिए लगभग पैदा हुआ तो आज के टाइम पे तो 70-80 पहुंचते पहुंचते भाई बंदे का हालत खराब हो जाता है, बंदा स्वर्गवास हो जाता है आदमी का, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है कि एक आदमी जो पूरा अपना जीवन काल जीता है, यानी कि पूरी जिंदगी में उसको क्या क्या समस्याएं आती है, ठीक है, तो वो चीजें आपको बतानी है इस तरह से, ठीक है। जीवन शैली जो आम हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है ना, डेली का दिनचर्या जो होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखिए मोटापे की प्रॉब्लम देखी जाती है लोगों के अंदर, मधुमेह यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम देखी जाती है, उच्च रक्तचाप यानी कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर जो है ना, उसका प्रॉब्लम देखा जाता है, फिर पीठ दर्द, अस्थमा, ये सब हमारा जो जीवन शैली से संबंधित विकार है, जिसको आप लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी में आपको लिखना है बच्चों। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से लिखना है, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, ठीक है। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पूरा अपना क्वेश्चन एंड आंसर रीड कर सकते हैं कि किस तरह से उनका क्वेश्चन आएगा और किस तरह से उनको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मधुमेह के लक्षण व कारणों का वर्णन करना है। मधुमेह बोले तो डायबिटीज, तो डायबिटीज के क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे कि मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, एक क्या है आदमी है, हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको मान लीजिए डायबिटीज है, तो इसको डायबिटीज होने के क्या क्या इसको लक्षण दिखाई देंगे और क्या कारण है कि इसको डायबिटीज हुआ है, तो उसका हमें चर्चा करनी है। तो देखिए किसी आदमी को अगर डायबिटीज होता है तो उसके अंदर लक्षण आएंगे कि थकान होगा उसको, ठीक है, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, भूख लगेगी, धुंधला दिखाई देना, गुर्दा खराब होना, ठीक है, हृदय वाहिका बीमारी यानी कि दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती है, वजन का घट जाना, पेशाब का बार बार आना, ये सारे कारण है कि आदमी को डायबिटीज हो गया है, मधुमेह हो गया है। अब देखिए मधुमेह के कारण भी होते हैं, क्यों आदमी को डायबिटीज क्यों होता है, तो वो होता है गतिहीन जीवन अवस्था, बीमारियां, मोटापा, भार का बढ़ना, तनाव और चिंता। यानी कि आदमी अगर मोटा हो रहा है तो डायबिटीज होने का खतरा है, अगर उसको ज्यादा अगर कोई स्ट्रेस लेता है, तनाव लेता है, तो भी डायबिटीज
डायबिटीज हो सकता है, अगर कोई बीमारी उसको लंबे टाइम तक चल रही है, ठीक है, तो भी डायबिटीज हो सकता है। तो इस तरह से आपको 2 नंबर में अपना आंसर लिखना था बच्चों। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये वाला। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों, कि मधुमेह को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 2 आसनों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। यानी कि जो डायबिटीज होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे योग के आसन वगैरह है या एक्सरसाइज वगैरह है जिनको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। एक कर सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्रासन ये होता है हमारा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, योगी मत्स्येंद्र के नाम से इस आसन का नाम जाना जाता है, मतलब ये योगी मत्स्येंद्र के नाम से जो है इसका नाम जाना जाता है, ठीक है। नीचे बैठकर दोनों पैरों को सीधे फैला देते हैं। अब ये करने की विधि बता रहा है कि कैसे करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बच्चों किस तरह से ये आसन किया जाता है। ये लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो आपको शॉर्ट में लिखना है। मैंने ज्यादा से ज्यादा आंसर देने का प्रयास किया है ताकि आपको 2 नंबर के लायक तो याद रहे इजीली, ठीक है। अगर मैं लाभों की बात करूं तो यहाँ पर लाभ भी देख सकते हैं, बेनिफिट क्या होता है इसका, ये इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। अगर दूसरे आसन की बात करूं, दूसरा आसन कौन सा हम कर सकते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कर सकते हैं पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर रीड करना है और समझना है और आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे अगर मैं चलूं बच्चों, थोड़ा लाभ भी देख लीजिए, इससे क्या क्या लाभ है। मेन लाभ तो आपको पता है डायबिटीज को कंट्रोल करना है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं एक योगा के आसन को करने के, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 2 आसन्स दैट कंट्रोल डायबिटीज। तो इसका जो आंसर आपको लिखना है ये इस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आंसर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना देखते चलिए कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। नीचे चलते हैं, इस तरह से अपना आंसर लिखिएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर रिमेंबर आपको दे देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो में करवा रहा हूं उनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। कल का जो पेपर आएगा उसमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं उनको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आंसर लिखना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। आगे अगर मैं चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा है आपका आंसर, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन की भुजंग आसन की विधि और लाभ का वर्णन करना है। अब देखिए स्पेसिफिकली किसी आसन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि स्पेसिफिकली XYZ किसी आसन के बारे में बोलेगा कि XYZ ये एक आसन है और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया इस क्वेश्चन में आपसे 2 नंबर में कि भुजंग आसन क्या है भाई, उसको बता दो और इसकी विधि क्या है। मतलब भुजंग आसन की डायरेक्ट विधि पूछ लिया और लाभ पूछा है आपसे। तो देखिए भुजंग आसन की विधि क्या है, मतलब उसको कैसे करते हैं। तो देखिए भुजंग आसन ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको करने के लिए आसन पर पेट के बल लेट जाएं, ठीक है, दोनों पैरों की एड़ियां तथा पंजों को मिलाकर लिटाकर तान दे, ठीक है, दोनों हाथों को मोड़कर चेहरे के दाएं बाएं ले आए। तो ये हमारा विधि है, ये तरीका है जिस तरीकों को अपनाकर ये आसन को आप कर सकते हैं। ये योगा का जो आसन है इसको आप कर सकते हैं, मतलब इस एक्टिविटी को कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आगे मैं चलूं बच्चों, आगे आपसे बात करूं कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं बच्चों, तो इसके लाभ पाचन शक्ति बढ़ाता है, ये मजबूती देता है, थायराइड रोग में लाभदायक होता है। मतलब जिसको थायराइड होता है ना, थायराइड एक बीमारी का नाम है, जिसको थायराइड वगैरह होता है उसके अंदर मतलब उसको सॉल्व करने में या कह सकते हैं कम करने में बहुत मदद करता है। कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, इन सब में मदद करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका बेनिफिट है आपका। और अगर मैं बात करूं विपरीत संकेत की, ठीक है, विपरीत संकेत जरूर लिखिएगा अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन के अंदर किसी आसन के बारे में आप मेंशन कर रहे हैं आंसर के अंदर, तो ठीक है, या क्वेश्चन के अंदर आसन के बारे में पूछा है
तो बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको विपरीत संकेत लिखना है, विपरीत संकेत बोले तो मतलब वो चीज करते हुए क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज आपके सामने है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो वो चीज आपको नहीं करना है। जैसे कि रीढ़ की समस्या होने पर आपको ये नहीं करना है, भुजंगासन मत कीजिएगा। अगर आपको रीढ़ की प्रॉब्लम है ना, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना उसकी समस्या है तो ठीक है। अगर आपका गर्दन दर्द हो रहा है तो इसको मत करो भाई, ठीक है। तो ये आपका विपरीत संकेत है, इनको भी आपको लिखना है बच्चों। एक दो ही लिखिएगा लेकिन टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है इससे। आगे चलूं मैं अगर, तो यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द मेथड एंड बेनिफिट ऑफ भुजंगासन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा है और जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके अपना रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप सारा आंसर देख सकते हैं, किस तरह से आंसर आपको लिखते रहना है। ये आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और क्या चीजें होंगी तो आपको नहीं करना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, जैसे नेक पेन वगैरह है तो आपको ये नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अक्षमता के प्रकार का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो अक्षमता यानी कि जो डिसेबिलिटी है वो कितने तरह का होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए आपका अक्षमता के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो एक होता है शारीरिक अक्षमता, एक होता है संज्ञानात्मक अक्षमता और एक होता है आपका बौद्धिक अक्षमता। तो इनके बारे में आप वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक अक्षमता एवं बौद्धिक अक्षमता में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए संज्ञानात्मक अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता क्या होता है, यहाँ पर आप सारा का सारा रीड आउट कर सकते हैं कि क्या इनमें अंतर होता है और किस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है वो अपना आंसर और क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिए। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं और इसका लक्ष्य लिखना है आपको। तो वही प्राथमिक चिकित्सा, जैसे कि कोई घायल व्यक्ति होता है उसको इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है ना, हम लोग तुरंत ही डॉक्टर आने से पहले जो सॉल्व करते हैं, उसकी बीमारी को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे सडनली मान लीजिए एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत तो उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता। डॉक्टर के पास ले जाने में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग जाएगा। तो उस टाइम पे उसको फर्स्ट एड दिया जाता है कि भाई अगर मान लीजिए वो उसका एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, तो क्या करेंगे, उसको सडनली पट्टी बांध देंगे, ठीक है, या इस तरह की चीजें कर देंगे। तो यही चीज होता है हमारा प्राथमिक चिकित्सा, यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य की अगर हम बात करें तो जान बचाना, बीमारी और दर्द से आराम दिलाना, घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश करना, ये इसका लक्ष्य होता है, एम होता है बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा कि राइट द गोल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है, इस तरह से पूछेगा। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और इसका गोल क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं, टू प्रिवेंट लाइफ, इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हैं बच्चों। और इसी में से सेपरेटली एक क्वेश्चन टूट करके बनेगा बच्चों, अगर बनाना चाहेगा तो, कि प्राथमिक चिकित्सा या कह लीजिए प्राथमिक सहायता चिकित्सा का लक्ष्य। वही मैंने आपको बताया ना, जैसे जो हम लोग फर्स्ट एड देते हैं किसी आदमी को, प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, तो उसका मेन लक्ष्य क्या होता है कि भाई उसकी जान बच जाए, बीमारी और दर्द से आराम मिल जाए, घायल और बीमार व्यक्तियों को संभालने की कोशिश की जाती है, उसको दोबारा से रिकवर करने की कोशिश की जाती है, तेजी से उसको मेडिकल एड यानी कि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस शारीरिक अक्षमता की प्रकृति की संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी कि आप कह लीजिए जो फिजिकली डिसेबल हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा
ब्रीफली डिस्कस द नेचर ऑफ फिजिकल या कह लीजिए फिजिकली डिसेबिलिटी, यानी कि आप देखेंगे ना कोई शारीरिक रूप से डिसेबल हो जाता है, जिसका हाथ पैर इस तरह से काम करना बंद कर देता है, तो उसकी प्रकृति क्या होती है, मतलब उसके ऊपर पूरा डिटेल में आपको बात करना है। तो देखिए ये जो होता है ना शारीरिक अक्षमता यानी कि पूरा फिजिकल डिसेबिलिटी, ये जन्म से पहले भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है तो हो सकता है वो डिसेबल ही पैदा हुआ हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई जन्म के बाद भी पोलियो या इन सब बीमारियों से ग्रस्त होकर के भी डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है, शारीरिक अक्षमता का शिकार हो सकता है। भविष्य में बचपन की समस्याओं का परिणाम शारीरिक अक्षमता में भी हो सकता है। मतलब बचपन में अगर कोई प्रॉब्लम रह गई, जैसे वही बताया ना मैंने, पोलियो वगैरह की दवा ना पिलाई या फिर पोलियो या कुपोषण का शिकार हो गया बच्चा, तो उसको हो सकता है। इसी तरह से चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो 2 नंबर में मैंने आपको 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से कोई सा भी 2 पॉइंट ले करके आपको लिख देना है, तो आपको इजीली नंबर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। और जो आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, 2 नंबर का आंसर लिखना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप के निवारण में अर्धचक्रासन व स्वशासन ताड़ासन की भूमिका स्पष्ट कीजिए आप, ठीक है। यानी कि 3 आसनों के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, अर्धचक्रासन, स्वशासन और ताड़ासन, जिसमें से कि मैं मेनली 2 के बारे में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। एक जो है आपका स्वशासन, ठीक है, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट में देना है। स्वशासन क्या होता है डिटेल में बताइएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं आपका, ठीक है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ठीक है। देखिए रोगों के निवारण में आसनों की अपनी एक भूमिका रहती है, जाहिर सी बात है। और उच्च रक्तचाप के कारण क्या क्या हो सकते हैं, बढ़ती उम्र, आनुवांशिक कारण, मोटापा, ये सब आपको पता है। ज़्यादा हम लोग अगर धूम्रपान अल्कोहल वगैरह का सेवन करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें रही। अगर हम लोग बात करें मेन अपने क्वेश्चन के आंसर की ओर, तो यहाँ पर देखिए ताड़ासन के बारे में बता रखा है। ताड़ासन बहुत फेमस आसनों में से एक है, मतलब आसन जितने भी है ना उनमें से सबसे फेमस मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। देखिए पूर्व स्थिति, इसको करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, दोनों पैरों को मिलाकर तथा दोनों हथेलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाए। फिर विधि क्या है, मतलब इसको करने का क्या तरीका है कि पैरों के बल खड़े होकर श्वास भरते हुए हाथ आकाश की ओर खींचते हैं, एड़ियों की उठा लेते हैं, मतलब एड़ियां जो है ना उसको ऊपर उठा लेते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके लाभ की, तो यहाँ पर आप लाभ देख सकते हैं, ठीक है। सावधानियां क्या है कि सभी के लिए अच्छा है, सिर्फ बीमार व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए ये, तो ये सावधानियां हैं। तो इस तरह से ताड़ासन हो गया। अब हो गया हमारा अगला है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से आप लिखेंगे, इसका पूर्व स्थिति क्या होना चाहिए कि हमारा दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं, हाथों को शरीर के पास रखना है आपको। साथ ही साथ अगर मैं आगे बात करूं तो विधि क्या है इसको, यानी कि क्या तरीका है जिससे हम लोग इसको कर सकते हैं, तो अपने हाथों को कूल्हों पर रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद धीमी गति से सांस लेने के साथ अपने घुटनों को झुकाइए बिना पीछे मुड़े और कुछ समय इसी मुद्रा में रहना है। लाभ क्या है, कमर लचीला होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, इसी तरह से लाभ है हमारा, इसका बेनिफिट है। और जो नुकसान कह रहा हूँ, मतलब सावधानी क्या बरतनी चाहिए आपको कि पीछे घूमने के दौरान अपने घुटनों को नहीं मोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, इस आसन को करने के दौरान। तो ये आपका सावधानी है। तो बेसिकली मैंने आपको 2 आसनों के बारे में बता दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आपको ताड़ासन के बारे में बता दिया और अर्धचक्रासन के बारे में बता दिया। अब ये बच गया हमारा स्वशासन। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूं कि एक दिन पहले, कल आपका टर्म 2 है और उससे एक दिन पहले आपकी जो तैयारी है, क्या है तैयारी है, वो कितनी है। जो बच्चा सबसे अच्छा कमेंट करेगा ना उसको मैं हार्ट का सिंबल दूंगा, हार्ट, ठीक है, दिल दूंगा मैं उसको, ठीक है, इस तरह से। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन लेवल यूं ऊपर चला जाता है सीधा, ठीक है। अगर आप 1 लाइक करते हैं ना तो हमारा मोटिवेशनल लेवल ऊपर से ही ऊपर जाता है। और मान लीजिए अगर आप लाइक पहुंचा देते हैं 1000,
तो हमारा मोटिवेशनल लेवल जो होगा ना वो लाखों में करोड़ों में पहुंच जाएगा भाई। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ पर पूछेगा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ अर्ध चक्रासन एंड ब्रीथिंग एंड ताड़ासन टू प्रिवेंशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये इंग्लिश में आपका आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं बच्चों। ताड़ासन के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, ताड़ासन के बारे में दे रखा है कि किस तरह से इंग्लिश में आपको ताड़ासन के बारे में लिखना है, मेथड क्या है, प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अर्ध चक्रासन के बारे में, ये रहा अर्ध चक्रासन। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बता रखा है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें बता रखा है कि प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मेथड क्या होना चाहिए, मेथड भी देख लीजिए, इस तरह से होना चाहिए, ये आपका देख सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आ गए हैं 11वें प्रश्न में, तो मतलब 11वें प्रश्न की ओर बढ़ चले हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि पवन मुक्त आसन का वर्णन करना है आपको। तो जब ये आसन हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन, तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें सावधानियां बरतनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों बेसिकली, ठीक है। तो देखिए पूर्व स्थिति यानी कि हमारा प्री पोजिशन क्या होना चाहिए कि पंजे और एड़ी को जमीन पर रखते हुए कमर के बल सीधे लेटे जाए, मतलब लेट जाना है और एड़ी और पंजे मिलाना है आपको, ठीक है। और इस तरह से चीज़ें बता रखा है, इसको करने की विधि क्या क्या है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लाभ की, तो इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, तो पीठ व पेट की मांसपेशियां सशक्त होती है, मजबूत होती हैं, वायु विकार दूर होता है, पेट का मोटापा कम होता है, मधुमेह रोग में लाभदायक होता है ये, ठीक है। यानी कि जो आपका डायबिटीज होता है इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है ये। उसके बाद अगर हम बात करें क्या चीज़ें सावधानियां बरतनी चाहिए, तो गर्भावस्था में यह आसन वर्जित है, यानी कि आप मतलब कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट है तो उस लेडीज को ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिसको दिल की बीमारी है वो इसको ना करे, ठीक है। स्लीप डिस्क वाले व्यक्तियों के लिए पूर्णतः निषेधित, यानी कि फुल्ली भाई नहीं करवा आप स्लीप डिस्क जिसको है, ठीक है। और गर्दन दर्द वगैरह के ये जिनको ये पेशेंट है, मतलब गर्दन दर्द जिनको रहता है, ये भी ये चीज़ ना करे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, और जो आंसर आपको लिखना है वो इस तरह से लिखना है बच्चों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, नीचे चलते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों, ठीक है। नीचे चले तो देखिए इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सावधानियां क्या बरतनी है कि वही लेडीज़ जो हमारी प्रेग्नेंट महिला है वो नहीं कर सकती, ठीक है। और इस तरह से दिल के बीमारी वाले भी नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देखिए कि अक्षमता के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और अक्षमता के कारण जो है आपको बताने। तो देखिए अक्षमता के प्रकार, अक्षमताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है, मतलब डिसेबिलिटी क्यों होता है। तो देखिए आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिक कॉज की वजह से डिसेबिलिटी हो सकता है, कि किसी का भाई परिवार से ही चला आ रहा है तो हो सकता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बाकी आप पढ़ सकते हैं। अगला है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी डिसेबिलिटी हो सकता है। एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो बाकी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना है, मैंने आपको सब हेडिंग्स बता दिए, ठीक है। आगे अगर मैं चलूं तो यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स या कह लीजिए डिटेल द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू इनकैपेसिटी, ठीक है। तो आंसर जो आपको लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है हमारा जेनेटिक कॉज की वजह से, और दूसरा है हमारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, फिर एक्सीडेंट वगैरह की उसकी वजह से भी हमारा डिसेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से डिसेबिलिटी को लेकर के जो आंसर आपको लिखना था, आई होप कि आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन कि जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 2 प्रकार के विस्थापन जो है उसको समझाना है आपको, ठीक है। तो जोड़ों का विस्थापन क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा। पहला होता है निचले जबड़े का विस्थापन यानी कि डिसलोकेशन ऑफ लोअर जो, और दूसरा होता है कंधे के जोड़ों का विस्थापन यानी डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर्स जॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आप रीड आउट करना चाहते हैं तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक चित्र भी दिखाता हूँ, ये देखेंगे अगर आप तो
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बंदे का बॉडी वॉडी एकदम सिक्स पैक दिखा रखा है, हालांकि दिखा तो रखा है सिक्स पैक, लेकिन बंदे का जो दाहिने कंधे का ना विस्थापन हो रखा है, इधर आप देखेंगे ना तो डिसलोकेट हो रखा है। ठीक है, एक तरह से टूट जाना आपकी जिसको कह सकते हैं, हड्डी टूट गई इसकी। हड्डी तो नहीं टूटी, मतलब जो हड्डी होता है ना हमारा कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ना जो आपका पैर का हड्डी होता है, बीच में ठेहुना होता है जिसको आप, ये जो घुटना होता है हमारा, तो यहाँ पर जॉइंट होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जॉइंट होता है दोनों। यहाँ पर हमारे शोल्डर्स के अंदर, हमारे गर्दन में भी बहुत सारा जॉइंट होता है। तो क्या होता है ना, कभी कभी अगर आप गिर जाते हैं ना सतह पे, कोई पक्का जगह पे गिर जाते हैं, तो आपका जो ये होता है ना शोल्डर, ये डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये इसीलिए एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपको आंसर लिखना है वो इस तरह से लिखते हुए चलना है, ये आप अपना स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं डिसलोकेशन ऑफ लोअर जो। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यही चित्र मैंने आपको अभी बताया, तो वही चित्र यहाँ पर ये दे रखा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन की एसपीडी के लक्षणों का वर्णन करना, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ एसपीडी। ठीक है, तो एसपीडी के जो लक्षण है वो कुछ इस प्रकार से है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, एक मिनट। ये आप देख सकते हैं, ये रहा एसपीडी के लक्षण। ठीक है, देखिए एसपीडी के लक्षण क्या है। एक तो हो सकता है हमारा व्यवहारिक लक्षण हो सकता है, शारीरिक लक्षण हो सकता है, और मानसिक या मनोवैज्ञानिक लक्षण हो सकता है। व्यवहारिक यानी कि जो हमारा नेचर होता है उसके अंदर नेचुरली या उसके अंदर लक्षण दिख सकता है, इसका सिम्टम्स दिख सकता है। शारीरिक यानी कि वही फिजिकली आप कह लीजिए हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। मानसिक यानी कि मेंटली या फिर साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम कह रहा हूँ, लक्षण देखने को मिल सकता है एसपीडी का। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं कि कैसे आपको इसके बारे में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड 100 भी बोलते हैं। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली हमसे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बच्चों सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर्स को, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है इस सैंपल पेपर के अंदर हमसे। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप से क्या अभिप्राय है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए उच्च रक्तचाप बोले तो आपका हाई ब्लड प्रेशर। देखिए यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो आपका पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। वैसे तो आयु के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, परंतु अब नव युवक भी इस समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। यानी कि जो नए नए जवान जवान गबरू लौंडे हैं ना, वो उनको भी बीपी का प्रॉब्लम आने लग जाता है। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उनको भी कई बार देखा जाता है बीपी आ जाता है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर बता रखा है कि आपको दिक्कत समस्या भी बहुत आ सकता है अगर बीपी आपका बढ़ जाए तो। ठीक है, तो सारी चीजें आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब वही चीज है कि उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, सावासन, और इन नियमित रूप से इन चीजों को कर सकते हैं बच्चों। तो मैं वही चीज आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सारा चीज यहाँ पर देख सकते हैं। ताड़ासन इस तरह से करते हैं, वज्रासन इस तरह से कर सकते हैं, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन और शशासन। ठीक है, तो इस तरह से ये आसनों को किया जाता है, जो कि आपका बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और भी जो प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां होती है, उनमें भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला यही क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें इंग्लिश मीडियम में तो इस तरह से पूछा है कि एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज मीन बाय हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 4 नंबर में, तो कुछ इस प्रकार से आप लिखते चलिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वीडियो को ध्यान से पॉज करके देखते चलिए आंसर्स को अपने, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग आसनों की बात करें तो यही आसन है आपका, इनको करना चाहिए जिससे कि आपका जो बीपी है ना वो कंट्रोल में रहता है। ताड़ासन हो गया, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। 16वां क्वेश्चन कि विकारों के प्रकार का वर्णन करना है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे ध्यान से देखिए, जो हमारे विकार होते हैं ना उनके प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है।
ठीक है। ए में क्या होता है, ADH आता है, ADHD आता है, बी में आता है आपका SPD, ठीक है, सी में आता है ASD, और डी में आता है आपका OCD, और ई में आता है ODD, ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं AHD का फुल फॉर्म, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो बच्चों। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, इसी से रिलेटेड है कि आपका SPD की प्रकृति का जो है ना उसको स्पष्ट करना है, या SPD के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बता रखा है SPD बोले तो संवेदी प्रसंस्करण विकार, ठीक है ना, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, और इसके बारे में जो चीजें हैं यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको पढ़ना है और रीड करना है और समझना है इस चीज, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट भी इसी तरह से करना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कारणों की, तो आनुवांशिक कारणों के कारण हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है, पर्यावरणीय कारण हो सकता है, जिस कारण से आपका ये चीज होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ SPD। तो SPD का नेचर क्या है आपका बच्चों, तो यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं SPD का जो नेचर है वो क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। और यही अगर मैं आगे बात करूं तो जो यहाँ पर फैक्टर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कारण, तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ए में यहाँ पर देख सकते हैं, फिर यहाँ पर ये रहा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि OCD के कारणों की व्याख्या कीजिए। OCD जो होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं, तो एक होता है हमारा जैविक तत्व, दूसरा होता है आनुवांशिक तत्व, ठीक है। OCD होता है, अगर मान लीजिए आनुवांशिक तत्वों की बात करूं तो यदि माता में से किसी एक OCD हो, मतलब माता या पिता कह लीजिए, उनमें से किसी एक को OCD हो तो संतान में भी जाने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब ये आगे चला जाता है। वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्रमण वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे वातावरण का भी इफेक्ट रहता है इस पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था हिंदी मीडियम में। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम में तो इस तरह से पूछेगा कि एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ OCD, ठीक है। तो जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है कि बायोलॉजिकल एलिमेंट, जेनेटिक एलिमेंट, ठीक है, इन्फेक्शन, एनवायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और इसी तरह से आपको अपना आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर नंबर 4, सैंपल पेपर नंबर 4 या प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, ठीक है। हमारा जो सैंपल पेपर नंबर 4 था ये भी कंप्लीट हो गया, और इससे पहले हमने 3 पेपर आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप खोलेंगे वहां पर भी आपको शो हो जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। हमने इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाकर के आप देख सकते हैं, और जो हमारा वीडियो वाला सेक्शन होता है चैनल का, वीडियोस वाले सेक्शन में भी जाकर के आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। कल जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा हमारे सैंपल पेपर नंबर 5 जो कि फाइनल पेपर रहेगा आपका कल के लिए, ठीक है। तो यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बस एक ही चीज बोलता हूं आपसे, वीडियो को लाइक करो भाई, दबा के लाइक आना चाहिए आपका। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो दबा करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का बटन दबा करके। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करना है आपको और ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑल पे क्लिक करेंगे आप तो हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस आएंगे आपके टर्म 2 के लिए, आपका जो टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसके लिए, तो उन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाया करेगा, जिससे कि आपकी जो टर्म 2 की तैयारी है वो और भी अच्छी तरीके से हो सके। हमारा फिजिकल के बाद हिस्ट्री भी बचता है, तो उसकी भी तैयारी हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, और उसमें तो एक अलग ही लेवल का जोश और उत्साह के साथ आपको मैं तैयारी करवाऊंगा। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक जरूर करते रहिए वीडियोस को और शेयर भी कीजिए दबा के। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।